हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम लोग जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने कूलम्ब, एम्पियर और फैराडे क्या है अकॉर्डिंग टू IUPAC उनकी एक्चुअल डिफिनीशन क्या है वो हमने डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। फिलहाल आज हम लोग जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है और इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। ठीक है, तो आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमजीनियस में। लेट अस स्टार्ट द न्यू टॉपिक वंस अगेन। तो यहाँ से सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे हैं। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड होंगे, ठीक है। जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम जानते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है और एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है, ठीक है। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है उस साइड को हम लोग एनोड बोलते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, ठीक है। से इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है वो ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन बना रहा है, ठीक है। जब भी हम एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं तो यहाँ पर सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन में टूट रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है कि जो पॉजिटिव है यानी जो कैटायन है वो कैथोड पर जा रहा है और जो एनायन है वो एनोड पर जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये कैटायन है, इसकी डेस्टिनी कहाँ है, कैथोड पर जाएगा। तो कितना कैटायन कैथोड पर जाएगा उसका अमाउंट कौन डिसाइड करेगा, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या बैटरी से करे या कोई अदर सोर्स से करे। तो जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा वही अमाउंट डिसाइड करे कितना डिपॉजिट हुआ, यानी जितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो उतना ही डिपॉजिट होगा, उसके प्रोपोर्शनेट अमाउंट में ही डिपोजिशन होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कौन हो गया, सिल्वर हो गया। तो अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड is directly proportional to the amount of electricity passed. किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो लॉ क्या स्टेट कर रहा है, द लॉ स्टेट्स दैट the amount of substance डिपोजिटेड, फिलहाल यहां पर डिपोजिटेड के बारे में बोल रहा हूं लेकिन ऑन जनरल बोलूंगा कि अगर यहां पर क्या हुआ, डिसोल्यूशन भी होता है, ठीक है, लिबरेशन भी होता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड, ठीक है, फ्रॉम रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स will be directly proportional to the amount of electricity passed, मतलब क्या हो रहा है, the amount of substance deposited or liberated is directly proportional to the amount of electricity passed. So let the amount deposited is W is directly proportional to the amount of electricity passed, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, वेट, W क्या होगा, वेट ऑफ सब्सटेंस जो डिपोजिट होगा या लिबरेट होगा, और Q हो गया अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इन किसमें, कूलम्ब में। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पास्ट। बात समझ में आई।
ठीक है, तो अगर हम इसको इलाबोरेट करें, ध्यान से देखिए, अगर हम इसको इलाबोरेट करें, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए अगर हम इसको आगे बढ़े तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इंटू क्यू, वेयर Z क्या हो गया, Z हो जाएगा ECE, ओके। तो ECE का फुल नेम क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट। तो यहां पर जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे वही अमाउंट यहां पर या तो डिपॉजिट होगा या यहां से लिबरेट होगा। वो किस पर डिपेंड करे, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने सप्लाई किया है, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। वही जो हो गया, ये हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का स्टेटमेंट है, ओके। नेक्स्ट जो है, देखिए, अगर हम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन क्या होगा, हम क्या जानते हैं, W इक्वल टू जेड इंटू क्यू, ओके। तो Z इज इक्वल टू क्या होगा, W बाई क्यू। तो इफ अगर मेरा Q इज इक्वल टू 1 कूलम हो जाता है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, तो W इक्वल टू Z या सॉरी, यहां पर Z इज इक्वल टू W, और क्या लिख सकते हैं, और W इज इक्वल टू Z। मतलब क्या हो रहा है कि जब 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे तो जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा वही होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट का हिसाब, ओके। तो यहां पर हम लोग डिफाइन करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, देखिए यहां पर क्या हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, 1 कूलम, दैट मीन्स कि व्हेन 1 कूलम of electricity is passed into electrolytic cell, then the amount of substance deposited or liberated at respective electrodes will be directly equal to the their electrochemical equivalent weight। दैट मीन्स कि जब हम 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं तो जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। मतलब तो ये वाला जो आ रहा है कब, व्हेन Q इज इक्वल टू 1 कूलम। दैट मीन्स कि 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे तो जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा वही होगा Z। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, अब देखो कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इज 0.001118 ग्राम पर कूलम, ठीक है। एक्सप्लेन, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वेश्चन को समझ के चलिए, एक क्वेश्चन है, तो इसका मतलब क्या हो गया
कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इज इतना पर कूलम। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, किस में पास होगा, इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, देन 0.00118 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपोजिटेड। यानी 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करने से इतना ग्राम डिपॉजिट होगा। यही हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट किसका, सिल्वर का। बात समझ में आ गई, ठीक है, देख लीजिए। तो डेफिनेशन क्या हो गया कि व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड विल बी इक्वल टू देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे हाँ, एक चीज और पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे करके एक और क्वेश्चन दिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन ऐसे लिख रहे हैं, हाइड्रोजन इज 0.40104 ग्राम पर कूलम, ठीक है, एक्सप्लेन। सिमिलर एक्सप्लेनेशन करेंगे कि जब 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, देन इतना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट होगा। ओके, देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट, मतलब जेड का, यूनिट ऑफ जेड। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मिटा रहा हूं, ये अकॉर्डिंगली वैसे ही लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट यहां पर W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ओके, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यूनिट। W क्या होगा, ग्राम में, Q किस में है, कूलम्ब में। तो यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर कूलम्ब, जिसको हम लोग और भी कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम पर कूलम्ब। और कैसे लिख सकते हैं, और ग्राम पर कूलम्ब, तीनों तरीका देख लीजिए आप। तो ये क्या हुआ, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहां पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ध्यान से देखिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट है कि हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, लेट अस टेक अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉपर के डिपोजिशन को कंसीडर करना है, इज कंसीडर्ड, ऑब्जर्व्ड। इसको ऑब्जर्व हमको करना है। तो से मेरा जेड क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट था। और इलेक्ट्रोकेमिकल, एक चीज मैं यहां बता देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट जो है वो हर एक सब्सटेंस के लिए फिक्स रहता है। द वैल्यू ऑफ, एक चीज मैं लिख देता हूं तो ये चीज समझाने में सुविधा होगा, द वैल्यू ऑफ जेड इज फिक्स्ड फॉर ईच सब्सटेंस।
सब्सटेंस और मेटल, अगर मेटल पकड़ते तो जेड का वैल्यू फिक्स है, पर कूलम देने से कितना डिपॉजिट होगा वो वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो वही चीज यहां लेके चलते हैं कि कॉपर के डिपोजिशन को हमको ऑब्जर्व करना है ऑन वेरिएशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिसिटी, डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर करके कितना कितना डिपॉजिट होगा ये हमको ऑब्जर्व करना है। प्रोवाइडेड क्या होगा, ये यहां पर मेटल फिक्स है तो इसका जेड वैल्यू फिक्स्ड होगा, दैट मींस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट जो है वो फिक्स रहेगा। तो से यहां पर Q1 अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से W1 डिपॉजिट हुआ, Q2 अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से W3 डिपॉजिट हुआ, Q3 अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से W3 डिपॉजिट हुआ। तो यहां पर हमको 3 इंफॉर्मेशन मिला इलेक्ट्रिसिटी का और 3 वेट का इंफॉर्मेशन मिला। अगर हम एक प्लॉट में इसको करते हैं, ध्यान से देखिए, इसको मैं मिटाता हूं ये सारा चीज। यहां पर मेरा मेटल फिक्स है, कॉपर के डिपोजिशन को हम कॉपर सल्फेट में ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उसका जेड ऑब्वियसली फिक्स होगा। तो यहां पर Q1 अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के W अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, Q2 अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी देके W2 डिपॉजिट हो रहा है, Q3 अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी देके W3 डिपॉजिट होगा। तो अगर हम यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, किसके वेरिएशन के साथ, W के वेरिएशन के साथ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका बेस इक्वेशन क्या है, W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। जेड क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, W और Q वैरी है, दैट मींस यहां कौन कौन वैरी है, W और Q। ठीक है, तो ये कैसा इक्वेशन होगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का y इक्वल टू mx, यहां c इक्वल टू 0 है तो ये नहीं रहेगा। ओके, तो ये वाला इक्वेशन के हिसाब से ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जहां से स्लोप से हमको क्या मिल जाएगा, स्लोप हमको जेड का वैल्यू देगा। तो ये हम कैसे कैसे ड्रॉ कर पाए, हमने ये सारे ऑब्जर्वेशन को किया, से Q1 अमाउंट यहां पर है तो यहां पर W1 अमाउंट मिल रहा है, ठीक है, Q1 अमाउंट, फिर Q2 अमाउंट, फिर Q3 अमाउंट, ऐसे वैरी हो रहा है। उसी तरह से यहां पर जो है मेरा सब्सटेंस डिपॉजिटेड यहां पर मिल रहा है, यहां पर कितना डिपॉजिट हो रहा है, W1, फिर W2, फिर W3, ऐसे करके सब्सटेंस मिल रहा है हमको डिपोजिशन के लिए। ओके, तो यहां से मेरा जो इंफॉर्मेशन मिलेगा वो यहां से ग्राफ से मिल गया, देख लीजिए। तो यहां से ये एक तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का ग्राफिकल प्रूफ है, ये ग्राफ हो गया, ग्राफ ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देख लीजिए, चूंकि यहां पर हम एक ही मेटल को फिक्स किए हैं, कॉपर के डिपोजिशन को हमको कंसीडर करना है, तो उसका जेड वैल्यू फिक्स रहेगा, तो जेड यहां से स्लोप से मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो अभी मेरा मेन इक्वेशन क्या हो गया, मेन इक्वेशन ये वाला हो गया, न्यूमेरिकल फॉर्म का इक्वेशन, जिस पर अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल्स करेंगे। मिटा रहा हूं, न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन 1 एकदम बेसिक न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। 0.2964
ग्राम ऑफ कॉपर deposited comma when 0.5 ampere current is passed through copper sulfate solution for 30 minutes. Okay, what is the electrochemical equivalent of copper? What is the electrochemical equivalent of copper? ये पूछ रहा है। कोशिश करिए। क्या क्या गिवन है? जो गिवन है उसको लिखेंगे। वेट दिया है 0.2964 ग्राम। डिपोजिटेड व्हेन एम्पियर, करंट कितना दिया है 0.5 एम्पियर। टाइम कितना दिया है 30 मिनट। एक चीज मैं बता रहा हूं, जब भी ये हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का सवाल करेंगे तो टाइम को हमेशा किस में कन्वर्ट करें? सेकंड में। टी इज ऑलवेज टेकन इन सेकंड, ऑलवेज। तो यहां से 30 इंटू 60 1800 सेकंड, ठीक है। तो यहां से W इज इक्वल टू क्या होता है? Z इंटू क्यू होता है। दैट इज Z इज इक्वल टू क्यू क्या होता है? I इंटू टी। ओके, तो यहां पर Z का वैल्यू कितना हो जाएगा? देयरफॉर Z इज इक्वल टू W बाई I इंटू टी। W का वैल्यू कितना है? यहां पर मैं लिख रहा हूं Z इज इक्वल टू W बाई I इंटू टी। W का वैल्यू कितना है? 0.2964। I कितना हो गया? 0.5। टाइम कितना हो गया? 1800, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये से ये कटा 0.2964 बाई 18, 18 पंचे 90 और यहाँ पर ये 900। ओके, यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम पर कूलम्ब। कितना वैल्यू आएगा बोलिए? (0.00329 ग्राम पर कूलम्ब, ठीक है। अब ये जो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां पर ECE कैसे कैलकुलेट हुआ आपको समझ में आ गया। ओके, और प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे Q इक्वल टू I इंटू टी होता है, हम लोग पढ़े थे। कूलम्ब इक्वल टू एम्पियर इंटू टाइम। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। दूसरा, कैलकुलेट। मैं बेसिक प्रॉब्लम करा देता हूं ताकि फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर किस तरह के सम्स आते हैं वो समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जिंक डिपोजिटेड या प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इफ 2 एम्पियर current is passed, 2 ampere current is passed through zinc chloride solution
for 20 minutes. Calculate the amount of zinc produced if 2 ampere current is passed through zinc chloride solution for 20 minutes. ये हिसाब है. करिए इसको, वीडियो को बीच में रोक कर. क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है. करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, पास थ्रू जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर कितना 20 मिनट्स. तो 20 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे 20 इंटू 60. ठीक है, तो कितना आएगा 1200 सेकंड. ओके, और यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है. यहाँ जिंक क्लोराइड में जिंक किस फॉर्म में, जिंक 2+ के फॉर्म में. ठीक है, तो ये किस पर जाएगा, ये जाएगा मेरा कैथोड पर. क्या लेके, 2 इलेक्ट्रॉन लेके. तो एक्चुअली क्या रिएक्शन होगा, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये डिपोजिट हुआ या प्रोड्यूस्ड हुआ किस पर, एट कैथोड पर. ये हिसाब है. ओके, तो यहां पर एक इंफॉर्मेशन हमको ध्यान में रखना होगा. देखिए ध्यान से कि जब मैंने ये रिएक्शन लिखा, ठीक है, यहां पर ये मैंने रिएक्शन लिखा, देखिए, तो यहां पर जिंक कितना है, 1 आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन लगा है, 1 एटम बना है. अगर ये 1 मोल आयन हो जाता है, 1 मोल आयन, तो इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा. तो यहां पर 1 मोल प्रोड्यूस्ड होगा. अब चार्ज ऑन 2 मोल इलेक्ट्रॉन हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा. ठीक है, चार्ज ऑन 2 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, क्योंकि 2 मोल इलेक्ट्रॉन ही तो डिसाइड करेगा ना कि ये 1 मोल डिपोजिट के लिए. तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये हमको सबसे पहले जानना है. ओके, तो सबसे पहले हमको, इसको अभी हम रोक के रख रहे हैं, इसके लिए हमको सबसे पहले चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब. ठीक है, तो यहां पर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 6.0232 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब इंटू यहां पर 1 मोल है, यानी एवोगाड्रो नंबर का हिसाब आ रहा है. सारा गुणाकार भागाकार करेंगे तो यहां पर आएगा 96500 कूलम्ब. यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, इतना कूलम्ब. यहां पर कितना मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है, 2 मोल. कितना आएगा, 2 इंटू 96500 कूलम्ब. इतना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा 1 मोल डिपोजिट करने के लिए. इसको कॉपी कर लीजिए. क्या पूछ रहा है, कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, तो इतना अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है. दैट मींस 1 मोल इसका डिपॉजिट करने के लिए कितना, तो 1 मोल इसका माने कितना ग्राम होता है, ये 1 मोल जिंक माने कितना ग्राम होता है, 65.4 ग्राम. ठीक है, दैट मींस 65.4 ग्राम में इतना इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है. तो इतना कहां गया, यहां से टाइम, यहां से हम कूलम्ब निकाल लेंगे, कितना कूलम्ब होगा उस, यहां से या कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, यहां से कूलम्ब कितना होगा, Q इक्वल टू I इंटू टी, कितना होगा 2 इंटू 1200, कितना होगा 2400 कूलम्ब. खेल समझ में आ गया, ये मैं मिटा रहा हूं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा. दैट मीन्स क्या लिखेंगे, चूंकि 2 इंटू 96500 कूलम्ब डिपोजिट्स 1 मोल, बट 1 मोल मैंने कितना ग्राम, यहां कितना पूछा, अमाउंट पूछा ग्राम में, तो ये डिपोजिट 65.4 ग्राम. देयरफॉर कितना है 2400 कूलम्ब, कितना वो डिपोजिट करेगा,
65.4 इंटू 2400 बटा 2 इंटू 96500, कितना वैल्यू आएगा? कैलकुलेट करिए। यह आएगा 0.8128 ग्राम। ओके, तो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आज हमने फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को डिस्कस किया और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या होता है वो भी देखा कि पर कूलम के लिए जितना डिपॉजिट होगा सब्सटेंस पर कूलम सप्लाई करने के लिए, वही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट और हम लोग का जो केमिकल इक्विवेलेंट वेट, जो हम लोग केमिकल या इक्विवेलेंट वेट करके जो बोलते हैं, वो दोनों ही अलग है। इक्विवेलेंट वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट दोनों ही अलग है। इक्विवेलेंट वेट हम लोग अलग तरह से निकालते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो वही होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट। इसीलिए दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दे दूंगा, आप समझ जाएंगे। ओके, तो आज का क्लास आप इंजॉय करिए, ठीक है, और वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, और अगर प्रीवियस वीडियो आपने मिस किया है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देखिएगा कि कूलम क्या है, एम्पियर क्या है, फैराडे क्या है, और तीनों में इंटर रिलेशन क्या है, कैसे वो इंटर रिलेटेड है, IUPAC कैसे उसको डिफाइन करती है, ये सारा चीज़ आप देखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।